हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इस टर्म से ही समझते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। रूरल का मीनिंग होता है ग्रामीण। अगर आपको ग्रामीण से भी समझ में ना आया हो कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो उसको और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। ग्रामीण का मतलब होता है गाँव और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन व्यवस्था, कि गांव के एरिया में शासन व्यवस्था किस तरीके से चलती है। अब हमने पंचायती राज में देखा था ना कि वहाँ पे पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और उनके साथ सेक्रेटरी भी होते हैं जिसको गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करते हैं। तो वो पूरा एक सेटअप होता है और वहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली वो वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप था। और अब हम यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कि वो पॉलिटिकल सेटअप भी गवर्नमेंट का एक पार्ट था और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है। लेकिन ये परफॉर्म किस तरीके से करते हैं वो सब चीज़ें हम चैप्टर में देखेंगे। अब आपने देखा होगा, जब आप कंट्री को ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा कि कंट्री में एक पीएम होता है और वो पूरी कंट्री को गवर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको लेयर को हटाते जाओगे तो आपको नजर आएगा कि कंट्री के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं। उन स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब आप वो जो सब डिवीजन होती हैं, अगर आप उनको भी देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या नजर आएंगे कि कुछ तहसील होती हैं और तहसील के अंदर गांव होते हैं। अब ये तो है नहीं कि पूरी कंट्री में सिर्फ 2-4 गांव ही होंगे, लाखों गांव होते हैं। इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। अब गांव हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि जहाँ पे सिर्फ गांव हो और वहाँ पे कोई रहता ना हो। सभी गांव में लोग रहते हैं। तो मतलब एक कंट्री में कितने सारे लोग रहते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे और उनके क्या क्या इश्यूज होते हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर में रीड आउट करेंगे। इसमें हमें 2 मेन स्टैंड्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हमें पूरा चैप्टर समझना है। वो मेन स्टैंड्स क्या हैं? पहला तो ये कि हम उन लोगों के बेसिक नीड्स को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं उनकी ज़मीन के रिकॉर्ड कौन रखेगा, और बाई चांस अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उनके साथ कौन डील करेगा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन रिजॉल्व करेगा। ये 2 मेन स्टैंड्स हैं हमारे चैप्टर के। अब हमने ये तो देख लिया कि गांव में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी है, लेकिन वो वहाँ पे किस तरीके से पहुँच पाएगा। जैसे पंचायती राज चैप्टर में था ना कि वहाँ पे सेक्रेटरी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया था, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि उस एरिया की प्रॉब्लम्स को, वहाँ के जो भी इश्यूज हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ के उनको हैंडल कर सकें। और इसी तरह से गांव के एरिया में भी शासन व्यवस्था शुरू हो सकती है। अब हम इन 2 स्टैंड्स की हेल्प से अपने पूरे चैप्टर को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर इसे कवर करेंगे। वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट तो ये इक्वारल इन द विलेज, कि ये गांव है और वहाँ के लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब वो क्यों होता है, किस बात को लेके होता है, वो चीज़ हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, कि अगर उस एरिया में पुलिस स्टेशन है तो वो क्या काम करेंगे और अगर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, कि अगर वहाँ पे पुलिस स्टेशन है तो उसमें कौन कौन से काम होंगे और वो किस तरीके से होंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब ये हमारा सेकंड स्टैंड है। सेकंड स्टैंड का मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं उनकी ज़मीन के रिकॉर्ड रखने हैं, उनको मेंटेन करके रखना है और अगर उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो इस रिकॉर्ड के ज़रिए हमें उन्हें ख़त्म करना है। फिफ्थ पॉइंट, हमें एक न्यू लॉ मिलता है और वो न्यू लॉ कौन सा है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब इसमें क्या बताया गया है ये हम इसे जब डिटेल में कवर करेंगे तब देखते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इक्वारल इन द विलेज, कि गांव के लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो किस बात को लेके होता है उसे हम पढ़ते हैं एक स्टोरी के जरिए। कि गांव में 2 किसान होते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना जैसे स्क्रीन पे कि इस गांव में 2 किसान हैं, एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम रघु है। ये दोनों एक दूसरे के फील्ड नेबर हैं, यानी कि खेत के जो पड़ोसी बोलते हैं ना वो हैं। एक पड़ोसी तो वो होते हैं जैसे कि आपके घर के पास जिनका घर होगा वो भी आपके नेबर हो जाते हैं, लेकिन ये वो नेबर हैं जैसे कि मोहन का खेत है लेकिन उसके साथ वाला खेत किसका है? रघु का। तो ये एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। अब मोहन के पास खुद का एक खेत है जिसपे वो एग्रीकल्चर करता है, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी खुद की।
और रघु के पास बहुत सारी जमीन है, उसके पास भी उसकी खुद की जमीन है, लेकिन उसके पास जमीन ज्यादा है। किसके पास? रघु के पास। रघु के पास जमीन ज्यादा है और उसके जो चाचा है वो वहां के सरपंच हैं। अब उसके चाचा सरपंच है तो वो एक मतलब पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। उसने क्या किया एक दिन कि जो वहां पे जिस भी बाउंड्री से ये लग रहा था ना कि इस तरफ तो मोहन का खेत है और उसके दूसरी तरफ रघु का खेत है, रघु ने क्या किया, उस बाउंड्री को चेंज कर दिया। अब यहाँ देखिए, जैसे ये एक खेत है और ये दूसरा खेत है, और एक हल्की सी बाउंड्री से, इंग्लिश में इसको बाउंड बोलते हैं या फिर हिंदी में इसको बॉर्डर बोल सकते हैं, कि इस लाइन से ये चीज अलग हो रही थी कि ये सिर्फ मोहन का खेत है और ये रघु का खेत है, ठीक है। लेकिन रघु क्या करता है कि एक दिन इस बाउंड्री को थोड़ा सा मोहन के खेत की तरफ और बढ़ा देता है, जिससे कि मोहन के खेत का जो एरिया है वो कम हो जाता है और रघु के खेत का एरिया बढ़ जाता है। तो अब भी मोहन को तो ये चीज पता चल गई और उसे इस बात का बहुत बुरा भी लगा, लेकिन वो थोड़ा डर रहा था कि वो इस बारे में जाके रघु से कुछ कहे या ना कहे, क्योंकि रघु के जो अंकल हैं वो उस गांव के सरपंच हैं, ठीक है। और वो अगर वो चाहें तो वो मोहन से पूरा खेत भी खरीद सकते थे अपनी पावर के बेस पे। ये मतलब लीगल चीज तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पावर का मिसयूज करके ऐसा कर सकते थे, इसलिए वो डर रहा था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चला जाता है रघु के घर पे, और वहां पे जाके उनके बीच में बहुत बहस होती है और रघु मना कर देता है ये बात एक्सेप्ट करने से कि उसने उस बाउंड को हिलाया है। अब उसके उनके बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रघु ने अपने किसी वहां पे जो काम कर रहा था उस सर्वेंट को बुलाया और मोहन को पिटवा दिया। इस लड़ाई के बीच में उसके सिर पे और उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग गई। अब ये सब चीजें वहां पे जो और नेबर्स थे, जो गांव के लोग थे, ये सब वहां पे गांव के लोगों ने देखा और उन्होंने मोहन को पीछे खींच लिया ताकि वो उसे लड़ाई से बचा सकें और उसको ज्यादा चोट ना लगे। इसके बाद क्या होता है, जो जितने भी उन पड़ोसियों में से एक इंसान आगे निकल के आता है, उसने उसको फर्स्ट एड दी। किसको दी फर्स्ट एड? मोहन को, क्योंकि उसे चोट लग गई थी ना सिर पे और हाथ में, तो उसको फर्स्ट एड दी। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब इस चीज को मतलब किस तरीके से हम हैंडल करें। तो एक इंसान उस भीड़ में से निकल के उनको सजेशन देता है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, वहां पे हमें रिपोर्ट लिखवानी चाहिए ताकि वो इस मुद्दे को हैंडल कर सकें। जब वो रास्ते में जाते हैं तो वो बोलते हैं क्यों ना हम ज्यादा पैसे इकट्ठे करके शहर के किसी अच्छे पुलिस स्टेशन में चलते हैं। तब मोहन उनको समझाता है कि अच्छे और बुरे पुलिस स्टेशन से कुछ नहीं होता, हमें उसी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा जिसके अंडर हमारा एरिया आता है। यानी कि एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस, इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, इंसिडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। और उस एरिया में जो भी क्राइम होता है, कोई भी थेफ्ट हो, इंजरी हो या फिर कोई भी लड़ाई हो जाती है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करनी होगी। अब ताकि उसके बाद वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके लिए कोई एक्शन ले। अब आगे क्या होता है थर्ड पॉइंट में, द वर्क एट पुलिस स्टेशन। कि पुलिस स्टेशन में जब वो पहुंच गए, वहां जो भी उस एरिया में था, तो जब वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचे तो वहां क्या होता है, सिर्फ मोहन अंदर जाता है और वो जो बाकी के उसके जो नेबर्स थे वो बाहर खड़े हो जाते हैं। अब वो नेबर्स को अपने साथ क्यों लेके गया था? उसको डर लग रहा था इसलिए? नहीं, वो इसलिए लेके गया था कि अगर वहां पे उसकी बात कोई नहीं सुनेगा तो वो इन नेबर्स को गवाह के तौर पे वहां पे पेश कर देगा कि इन सब ने भी उस पूरे इंसिडेंट को देखा है जो मेरे साथ हुआ है, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इन सब लोगों से पूछ लीजिए। और वो तब पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिख देंगे। अब वो क्या करता है कि सिर्फ मोहन अंदर चला जाता है। अब अंदर जाके ये तो है नहीं कि वो किसी को भी यूं बोल देगा कि मेरी रिपोर्ट लिख लो या फिर मेरा ये इशू है तो इस इशू को तुम FIR लिख लो। ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पहले वहां के इंचार्ज के पास जाना पड़ता है। अब वो इंचार्ज कौन होता है? SHO। SHO की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। और मोहन जाके उस SHO को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। अब वो SHO उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है। वो बोल देता है कि तुम्हारे छोटे मोटे झगड़े लिखने के अलावा मेरे पास और बहुत काम है और मैं बहुत बिजी हूँ, तुम अपनी ये बातें
अपने आप से सुलझा लो। अब ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसे तुम सुलझा ना सको, इसे खुद से ही हैंडल कर लो। वो उसे बहुत बदतमीजी से बात करता है तो मोहन को बहुत बुरा लगता है, और जब उसने रिपोर्ट नहीं लिखी तो वो वापस से बाहर आ जाता है और आके सारी बात अपने नेबर्स को बताता है। तो वो सारे नेबर्स अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो उस एसएचओ के साथ काफी स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि वहां पे रघु के जो सर्वेंट थे उन्होंने मोहन को किस तरह से पीटा है, और अगर हम इसे नहीं बचाते तो इसे कितनी ज्यादा इंजरी हो सकती थी। फाइनली उन सब की बात सुन के जो एसएचओ था वो मान गया और उन्होंने उनकी रिपोर्ट लिख ली। अब ये आगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पुलिस की थी, कि उन्होंने रिपोर्ट तो लिख ली, अब वो उस केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके लिए कोई एक्शन लेंगे। तो उस एसएचओ ने उनको बोला कि कल सुबह मैं एक कांस्टेबल को साथ लेके वहां पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उस जगह पे आऊंगा और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस पे कोई एक्शन लूंगा, तब तक आप लोग घर जाइए। अब ये होता है पुलिस स्टेशन का रोल। अब मोहन ने यहाँ पे लोगों को समझाया कि पुलिस स्टेशन कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई रेस्टोरेंट की तरह नहीं है कि हम अच्छा और बुरा ढूंढें इसमें से। हमें उसी पुलिस स्टेशन में अपने इश्यूज को जाके रिपोर्ट करवाना होता है जो उस एरिया में होता है, या फिर जो एरिया उस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, हमें वहीं पे जाना होगा। वहीं पे अपने उस एरिया के या फिर जो खुद के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उनकी रिपोर्ट करवानी होगी, ठीक है। तो ये रोल प्ले करते हैं पुलिस एक एरिया में। अब वो जब उस इंसिडेंट पे इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेंगे तो फाइनली वो इस मैटर को सुलझा देंगे। आगे देखते हैं 4th पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में क्या है कि जो मोहन और रघु हैं, अगर उनके पास कितनी कितनी जमीन है, इनका कोई लिखित रूप में कोई रिकॉर्ड होगा तो क्या ये इशू हो सकता है कि रघु मोहन से उसकी जमीन को हड़प ले? नहीं ना। तो ये बेसिकली ये काम किसके अंदर आता है? पटवारी के अंदर आता है। और ये पटवारी कौन होते हैं? ये ऑफिसर्स ही होते हैं। ये गवर्नमेंट की जो होते हैं ना कि लेवल टू लेवल जो रैंक डिसाइड की जाती है उसके थ्रू होते हैं। और जहाँ पे रूरल एरिया में वो पोस्ट कौन सी होती है? पटवारी की होती है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, यानी कि उस लैंड को मेजर करना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का मेन काम होता है। अब पटवारी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। वो क्या होते हैं? जैसे लेखपाल हो गया और सब अदर्स, कंगानू, और जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग गांव में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम उसको पटवारी के नाम से जानते हैं तो हर पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके अंडर जितने भी गांव आते हैं वो वहां के सभी किसानों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। द मैप एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स कीप्ड बाय द पटवारी। अब नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ इस तरह से देखो, ये डायग्रामेटिक ये चीज बताई है कि पटवारी को रिकॉर्ड किस तरह से रखना पड़ता है, कि वो हेक्टर में वो एरिया कितना है, वो लैंड है जो किसके नाम पे है, यानी कि अगर किसके पति का नाम होगा, किसके पिता का नाम होगा, तो वो किसके नाम पे है उसका नाम होगा। इफ इट इज रिटेन टू सम अदर फार्मर देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड, अगर वो किसी और फार्मर को रेंट पे दे रखी है तो उसका नाम वहां पे रजिस्टर होगा। कितनी एरिया में हमने फसल उगाई है और कितने एरिया में नहीं उगाई है, तो ये सारी चीजें पटवारी को रिकॉर्ड में रखनी पड़ती हैं। ये उसका मेन काम होता है। Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government. अब पटवारी इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पे जितनी भी लैंड है उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसको कलेक्ट करे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजे और इन सब का रिकॉर्ड अपने पास भी बना के रखे। अब पटवारी जो काम करता है उसकी आगे देख रेख कौन करेगा? तहसीलदार, ठीक है। उसके ऊपर कौन होगा कि अगर पटवारी ने कोई काम गलत किया है या उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं या फिर जो वहां पे सुपरवाइजर लगा रखे हैं वो उस काम को देखेंगे। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखा है और फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी उन सबकी सब डिवीजन होती हैं। उन सब डिविजन्स को तहसील बोलते हैं और तहसील को दूसरा नाम तालुका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। और जो इस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो कि उन रेवेन्यू ऑफिसर को, जो भी ये जो रेवेन्यू आता है ये सारा किसके अंडर होता है, उसी ऑफिसर के अंडर होता है। और उस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, तहसीलदार। दे हैव टू हेयर द डिस्प्यूट, वो वहां पे जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको सुनता है। यानी कि अगर आपका रेवेन्यू से रिलेटेड या भी लैंड से रिलेटेड जो भी इशू होगा उसको कौन देखेगा, कौन टैकल करेगा, तहसीलदार करता है। अगर जो पटवारी जो काम कर रहा है उसके ऊपर देख रेख कौन करता है, वो भी तहसीलदार ही करेंगे। अब हो सकता है ना कि कई बार क्या होता है कि पैसे वैसे देखिए, कई बार पटवारी से हम गलत इन्फॉर्मेशन भी बनवा लेते हैं। हम मतलब जिसको भी ज़रूरत होती है तो वो गलत ये इलीगल काम भी करवा लेते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो ऑफिसर हैं, यानी कि पटवारी के जो ऊपर जो ऑफिसर हैं, उनको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। उनके पास भी वो सारा रिकॉर्ड प्रॉपर वे में पहुंचना चाहिए। अगर उनको पता होगा कि यहाँ से ये चीज़ गलत हो रही है तो वो उस चीज़ को वहीं पर रोक के और जिस भी इंसान के साथ इनजस्टिस हो रहा था उसको जस्टिस प्रोवाइड करा सकती हैं। 5th पॉइंट है इन न्यू लॉ। न्यू लॉ जैसे हमने पढ़ा था ना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब इसमें क्या बताया है कि इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पहले वाले पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो तब तक इनको रिवाइज कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताएं।